हेलो एवरीवन। हिस्ट्री अनर्थ के एक नई वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने बुद्धिज़्म को अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है मौर्यन एम्पायर। मैं आपको मौर्यन एम्पायर के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको आपको कवर अप करवाऊँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मगधन एम्पायर के नंदास से। नंदा डायनेस्टी से फिर हम चलेंगे उनके डिफरेंट सोर्सेज जो ये हमें बताते हैं किस तरीके से मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इससे हम कुछ एग्जांपल्स आपके उस पीरियड ऑफ टाइम को भी लेंगे एंड लेटर पीरियड में भी लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल संगम डायनेस्टी की संगम लिटरेचर्स जो होते हैं अगर उनमें कई रेफरेंसेस है और नहीं है, ठीक है, मैं एग्जांपल का बता रहा हूँ। या फिर हमारे पास पिलर इंस्क्रिप्शंस है या अशोकास के फॉर एग्जांपल, या फिर बस स्टोन हमारे पास माइनर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उनके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे गुप्तन पीरियड में जो हमारे पास आता है मुद्रा राक्षसा, उनके बारे में बात करेंगे। तो कई सारे ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं। मामूलर के बारे में बात करेंगे, कलहन के बारे में बात करेंगे, कई सारे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर सॉरी टू लाइक मैं मेंशन नहीं करा अभी तक, वो तो ऑब्वियसली हमारे पास अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिया का, और कई सारे मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस दिया, ठीक है। मौर्यन एम्पायर को पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि हमें अलेक्जेंडर के इन्वेशन को समझना ज़रूरी है। और अलेक्जेंडर के इन्वेशन को समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत पर्शियंस एंड मैसेडोनियन इन्वेशन के बारे में समझना ज़रूरी है। तो पर्शियंस एंड मैसेडोनियंस, बेसिकली पर्शियंस जिनको हम आर्केमेनिड्स भी कहते थे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है आर्केमेनिड्स। बेसिकली पर्शिया जो है वो ईरान, आज का ईरान, एंशियंट पीरियड में से पर्शिया कहा जाता था। हमें क्या देखने मिलता है कि 6th सेंचुरी BCE का जो टाइम था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पर्शियन एम्पायर था एक्चुअली में वो एक्सपैंड कर रहा था। वो जो एक्सपैंड कर रहा था तो वो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो वहाँ तक फैल चुका था। कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स वैसे साइरस, सर्सेस, ऐसे रूलर्स हमारे पास आते हैं। इनकी खुद की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा, या फिर इन शॉर्ट्स में आपको कोई बताऊँगा। बट हाँ, साइरस जैसे, सर्सेस जैसे इंपॉर्टेंट आपके रूलर्स है, किस तरीके से हाँ ग्रीस से इनकी लड़ाई चलती थी, किस तरीके से पर्शियंस के पावर है वो आपकी डिक्लाइन किया, स्पार्टन्स के साथ लड़ाई कैसे होती थी पर्शियंस की। तो वो चीज़ आपने 301 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मूवी भी है, उस ये इसी से रिलेटेड है। हेरोडोटस जो थे, पॉइंट, हेरोडोटस जो थे वो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। उन्होंने बताया था कि इंडिया, बेसिकली जो इंडस वैली है, वो एग्जिस्ट करती है। और वन ऑफ द पावरफुल सत्रप में आते, सत्रप क्या कॉन्सेप्ट होता है? सत्रप बेसिकली अब देखोगे तो एक प्रोविंस के तौर पे हम कहते थे सत्रप। और क्षत्रप का एक और मतलब आता है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपकी गवर्नरशिप का, ठीक है। तो हेरोडोटस कहते थे कि जो आपका इंडिया का सत्रप है, जो कि इंडस वैली का रीजन है, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच है और वेल्दी है। कैसे? क्योंकि यहाँ से 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड, मतलब एक यूनिट ऑफ गोल्ड डस्ट है, वो आपके यहाँ से जाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अमीर भी था और पावरफुल भी था और एसेंशियल भी था। बेहस्तीन इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली डारियस 1 का है, और ये जो है बेसिकली मेंशन करता अबाउट गंधार रीजन, और हमें इवन नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक हरवती रीजन है उसके बारे में बताता है, मकरान कोस्ट के बारे में बताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट वो आता है हमदान इंस्क्रिप्शन। हमदान इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन मिलता है हिंदू। हिंदू बेसिकली आपका इज़ नॉट अबाउट हिंदुज़म, इज़ बेसिकली वो लोग जो कि इंडस के सदर्न पार्ट या उसके लोअर पार्ट्स में आपके रहा करते थे, बेसिकली उनको हिंदूज़ कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमदान इंस्क्रिप्शन इनके बारे में बताता है। फिर आपका डेरियस 1 का एक दो और इम्पोर्टेंट आते होता है परसिपोलिस का और नक्शे रस्तम इंस्क्रिप्शन। ये जो दो इंस्क्रिप्शन है वो अगेन हिंदू एंड मतलब हिंदूज़ एंड गांधार्स के बारे में हमें मेंशन करते हैं। हेरोडोटस, बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस 1, हमदान इंस्क्रिप्शन, अगेन ये भी डेरियस का ही है, एंड परसिपोलिस एंड नक्शे रुस्तम, ये सारे जो है डेरियस के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं अबाउट हिंदूज, अबाउट सब कॉन्टिनेंट, अबाउट गंधार, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली यहाँ पे ये जो रूलर्स हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, बिकॉज साइरस जो था वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। उन्होंने बहुत हद तक एक्सपैंड करा था, एंड वही चीज़ उनके डेथ के बाद जो उनके बेटे थे सर्सेस, उन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो करा था। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द आर्किमेनिड्स एम्पायर। एंड इनकी लड़ाइयाँ ग्रीस के साथ, स्पार्टन्स के साथ बहुत हद तक होती थी। एरिथ का रीजन एंड साइटस का रीजन है, वहाँ में कई सारी लड़ाइयाँ देखने को मिली है। ठीक है। जैसे बैटल ऑफ थर्मोफाइले, ये एक आपको इम्पोर्टेंट देखने मिलेगा। वो तो हम ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पर्शियंस थे और ग्रीस थे, उनके बीच में लड़ाई कंटिन्यूस बेसिस पे चल रही थी। ऑब्वियसली एक ही कारण होता है, पावर कंट्रोल करना। तो सर्सेस का जो कंट्रोल है माना जाता है वो गांधार के रीजन तक, इवन इंदस के रीजन तक थोड़ा बहुत टच करता था। हावर सर्सेस के बाद हुआ क्या था कि बहुत हद तक जो पर्शियंस थे आफ्टर बैटल ऑफ थर्मोफाइली वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गए थे। बट कहीं ना कहीं उसके बाद भी उनका ग्रीस के ऊपर इनडायरेक्ट वे में इंटरफेरेंसेस तो होते रहते थे। बट आफ्टर जर्सेस, एंटरसर्सेस जो थे या फिर आर्टसर्सेस एंड डेरियस थ्री, इनके टाइम पे ऑब्वियसली पावर बहुत हद तक कमज़ोर हो चुका था। और ये चीज़ हमें कई सारे देखने को मिलते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते उठाते अब थोड़ा अलेक्जेंडर पे चलते हैं। होता है कि अलेक्जेंडर जो आपकी ग्रीस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब अलेक्जेंडर कौन थे? तो अलेक्जेंडर जो थे वो किंग फिलिप जो है उनके बेटे थे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से स्कॉलर, इनका नाम था एरिस्टोटल, उनके शिष्य थे। एक्चुअली जो ये अलेक्जेंडर थे, ये बेसिकली चाहते थे कि इनका कंट्रोल और जितना प्लेन्स है, क्योंकि उस टाइम पे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था कि वो जो धरती है वो आपकी प्लेन है, फ्लैट है। इधर जाओगे गिर जाओगे, इधर जाओगे गिर जाओगे, इधर जाओगे गिर जाओगे, इधर जाओगे गिर जाओगे। तो बेसिकली फ्लैट है। बट इनका मानना और इनका ये भी पता था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब इफ़ इंडस रीजन एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी था कि इनको पर्शियन से बदला भी लेना था। इनको ये भी था कि कहीं ना कहीं हमें एक्सपैंड भी करना है। और ग्रीक स्कॉलर्स ये मानते थे कि जो आपका बेसिकली एक रीजन है वो बेसिकली एक्सपैंड करता है कैस्पियन सी से लेके, कैस्पियन सी जो आप जानते होंगे, वहाँ से लेके इंडिया तक रीजन जो है वो बेसिकली आपका ओवर टेरिटोरियल एक्सटेंट है। ठीक है। कुछ मतलब ये मानते थे, कुछ ये नहीं मानते थे। इसको बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ ओशन की तरह देखा जाता है। अब रीज़न क्या है? आपने कभी सोचा होगा कि कैस्पियन सी, बल्कि इट्स नॉट अ सी, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ लेक, उसके बावजूद इसको सी क्यों बोला जाता है? या फिर ब्लैक सी आपने सुना होगा, उसको सी क्यों बोला जाता है? उसका सिंपल सा रीज़न है। सिंपल सा रीज़न बेसिकली ये है कि जब पर्शियंस या फिर जो भी आपकी वेस्टर्नर्स इन्वेडर्स हुआ करते थे, जो बेसिकली इधर घुमा करते थे, उनके लिए इस इतना सा छोटा सा लेक जो हमें मैप में दिखता है वो उनके लिए एक्चुअली समुद्र के बराबर था। इज अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन, जो मैं आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये उसको सी बोलते थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता था। इवन जब वो इंदस के पास पहुँचे, गंगा के पास पहुँचे, तो उनके लिए भी सी के बराबर ही था। उनके लिए ये सी से कम नहीं हुआ करता, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंट, बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से निकला, जहाँ पे वो राजा था, किंग फिलिप का बेटा था, एंड वहाँ से वो निकला। एंड धीरे धीरे क्या किया उसने? धीरे धीरे जो आपके जितने रीजन्स थे पर्शियन से, उसके पर्शियन किंग्स को हराना शुरू किया, पर्शियन कंट्रोल को हराना शुरू किया। ऐसे कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ आइसस है, बैटल ऑफ आइसस। और कई सारे ऐसे बैटल्स है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रीजन में, जैसे कि आपका अफ्रीका रीजन हो गया। ठीक है, अफ्रीका का रीजन हो गया। फिर आपका जाके धीरे 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 देखे तो हम बेसिकली समझ में आता है कि ये पूरा रीजन जो है इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे फिर पहुँचते हैं आपके इंडस के बैंक्स में। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, ज़्यादातर हम नाम देखते हैं, आज भी आप मैप में देखोगे तो अलेक्जेंड्रिया नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिलता है आपको। खासकर आपके मतलब अलेक्जेंड्रिया नाम बहुत पॉपुलर मिलता है। उसका रीज़न है कि अलेक्जेंडर का कंट्रोल कहीं ना कहीं बहुत हद तक था। फिर वो इंडस नदी के पास तक पहुँचते, इंडस नदी के पास पहुँचते तो उनकी मुलाकात एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पे जो मुलाकात होती है वो होती है आपकी अम्बी से। अम्बी कौन थे? अम्बी बेसिकली आपके वो थे जिनका कंट्रोल एक्चुअली तक्षशिला के पास में था। और तक्षशिला के पास में था, और बेसिकली अम्बी और पोरस की लड़ाई बहुत ज़्यादा पहले से थी। ऑब्वियसली टेरिटोरी में कंट्रोल किसका रहेगा? पोरस बेसिकली झेलम और चिनाब नदी जो है उनके बीच में उनका कंट्रोल हुआ करता था। और पोरस ऑब्वियसली पोरस से मिलने से पहले मुलाकात अम्बी से हुई।
और अम्बी से मुलाकात करने के बाद अलेक्जेंडर की जो एक शक्ति को देख के अम्बी थोड़े से अपने आप को उस पोजीशन में पाते कि अब मैं पोरस को हरा सकता हूँ, और वो बेसिकली अलेक्जेंडर की मदद करते थे। और अलेक्जेंडर पोरस के साथ लड़ाई करते हैं, हाइडास्पास की लड़ाई होती है और वहाँ पे पोरस हार जाते हैं। बट पोरस की बहादुरी को देख के जो अलेक्जेंडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो ये बोलते हैं जितना मेरा टेरिटरी है वो आपके पास अंदर में रहेगा। उसके बाद बेसिकली इनका था कि और हाँ, आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारी मदद करोगे। उसके बाद ये था कि उनको ईस्टवर्ड मूव करना था, और पर हुआ क्या कि उनकी जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे वो थक चुके थे क्योंकि बहुत लंबे से लड़ाई चल रही थी। और दूसरा ये भी था कि उनको गंगा को क्रॉस करना था जो कि अपने आप एक सी के बराबर था। और तीसरा ये भी था कि उनको पता था कि नंदा डायनेस्टी है, वही नंदा डायनेस्टी जहाँ महापद्मनंद, धनंदन जैसे राजा थे। और उनको ये पता था कि यहाँ पे कई सारे एलिफेंट्स हैं, और एलिफेंट्स इन एक्चुअली ग्रीस के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके लिए एलिफेंट बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, तो उनसे वो डरते थे। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत हार लिए, और हिम्मत हारने के बाद उन्हें बोला कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अलेक्जेंडर ने इस चीज़ को समझा और वो वहाँ से वापस चले गए। वो जब बेबीलोन से मैसिडोनिया की तरफ वापस बढ़ रहे थे तो बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। कई सारे डिबेट है, कई सारे वो थे कि उनकी ऑफिशियल्स ने उनको जहर दे दिया था, बट इवेंचुअली जो भी हो उनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? अराउंड 323 BC, इंपॉर्टेंट डेट है, इस टाइम पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और होता क्या है कि जितने भी इनके टेरिटरीज थे वो बेसिकली आपका डिवाइड होना शुरू कर जाता है। अब डिवाइड बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके ऑफिशियल्स थे उनके बीच में होना शुरू करता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल सेल्यूकस निकेटर भी होता है। अब होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर होता है, एंड सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है, एंड इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको अलेक्जेंडर के बारे में क्यों पढ़ा है? दो रीज़न। अलेक्जेंडर के आने से इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ? अलेक्जेंडर के आने में इंडिया का इफेक्ट तो पहला ये ऑब्वियसली होता है पोरस और अम्बी को देख के कि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। दूसरी, क्योंकि वो ग्रीस थे तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का जो एक इन्फ्लुएंस है हमें ग्रेजुअली डेवलप होते देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर डेवलप होता है, वो होता तो इंडो ग्रीस के टाइम पे, जो बेसिकली आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपको देखने मिलेगी, बट इवेंचुअली उसका एक इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। थर्ड क्या था? स्टीरअप्स एंड सैडलर्स, जो बेसिकली आपने देखा होगा कि ब्लिंकर्स होते हैं हॉर्सेस के दोनों साइड में, ब्लिंकर्स लगा दिया जाती है कि उनका एक फोकस्ड स्ट्रक्चर है वाइल रेसिंग। सेकंड होता है आपके बैठने का ऊपर जो एक सीट टाइप का होता है, साइड में आपके पैर रखने का जो होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इंट्रोडक्शन का होता है ग्रीस की वजह से ही होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाती है। एक तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है बेसिकली कि या इट वाज रिच, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इतना पॉपुलर था बेसिकली, खासकर जो रीजन्स ऑफ मगधन था, कि इवन अलेक्जेंडर भी वहाँ पे जाना चाहता। ठीक है, इट वाज ट्रू कि वहाँ पे वो नहीं जा पाया, बट इट शोज़ कि इवन वो कितना पॉपुलर था, एंड दैट इज़ अनदर पार्ट। अब यहाँ पे इम्पॉइंट क्या होता है, अब मैंने इसे क्यों पढ़ा है? इसका रीज़न है थोड़ा कनेक्टिविटी अब हमें आगे बिल्ड होगी। आपने नाम सुना होगा चाणक्य के। अब चाणक्य जो थे वो बेसिकली कहाँ पढ़ाते थे? वो पढ़ाते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। बेसिकली गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ाया करते थे। तो हुआ क्या था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे और उनको पता चला कि गांधार के साइड पे अलेक्जेंडर इन्वेड करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे रीजन को तबाह कर देंगे। तो होता क्या है, चाणक्य धीरे बढ़ते हैं आपके नंदास के पास, क्योंकि उनको पता था कि नंदा इस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने पावरफुल है कि वो ही रोक सकते हैं अलेक्जेंडर को, और कोई नहीं रोक सकता। और उस टाइम पे राजा थे आपके धनानंद। धनानंद से माना जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे रूलर काइंड ऑफ नहीं थे, एरोगेंट थे, पावरफुल थे, बट घमंडी भी थे बहुत ज़्यादा। और जब चाणक्य उनसे मिलते हैं, चाणक्य उनसे मदद मांगते हैं, वो साफ साफ मना करते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। चाणक्य उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट चाणक्य उनकी बात चाणक्य नहीं मानते। फिर चाणक्य उनके बीच में क्वारल होता है और माना जाता है कि चाणक्य को बहुत हद तक उन्होंने बेइज्जत करा था। और उस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए होता क्या है कि वो प्लान करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और बीच में उनको एक लड़का मिल जाता है रास्ते में ही, जो कि एक पीकॉक टैमर होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। और इसी चंद्रगुप्त को बेसिकली वो पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं डिप्लोमेसी की, मिलिट्री की, वो आई वुड से बैटल स्किल्स देते हैं, इकोनॉमी की, फाइनेंस, सब चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की नॉलेज देते हैं। एंड इवेंचुअली मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं कि एक ही बार में अटेम्प्ट में वो जीत जाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट एंड ऑब्वियसली ब्रेवरी,
एंड शाइवलरी, वो धनानंद को असैसिनेट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। इवेंचुअली वो फिर नंदा डायनेस्टी ख़त्म होती है, मौर्य एम्पायर शुरू होता है। पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि एक्चुअली मैंने क्यों बोला कि मल्टीपल टाइम्स करना पड़ा, क्योंकि आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थोड़ा बेसिक आपको सोसाइटी स्ट्रक्चर बताऊँ। अगर राजा बेसिकली आपकी कैपिटल सेंटर में रह रहा है तो उसके बाहर में सेना रहा करती थी, उसके बाहर में मार्केट हुआ करता था, उसके बाहर में गांव हुआ करता था। एंड कोई भी आपका एंटर करेगा तो उसको मल्टीपल लेयर से एंटर करके जाना पड़ेगा। तो इनका मानना था कि इन्होंने सारे लेयर्स को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि लोगों के बीच में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया। एंड ये अपने आप में डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब उन्होंने कैसे किया था, इट्स अ लॉन्ग, बेसिकली लॉन्ग काइंड ऑफ स्टोरी है, जिसे जो आपके लिए ना मेरे लिए रिलेवेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझाना। बट हाँ, इतनी चीज़ें रिलेवेंट है कि इतने मल्टीपल लेयर्स हुआ करते थे। कई सारे और भी होते थे, बेसिकली आपकी पाटन मुखा, दुर्ग मुखा हुआ करते थे, खासकर आपकी लड़ाई के टाइम पे आपका एक अलग लोकेशन हो जहाँ पे रह सके। फिर आपका कुछ जल दुर्ग का हुआ करता, जैसे पाटलिपुत्र मैंने बताया था, तो पानी के ऊपर भी हुआ करता था। तो कुछ चीज़ें ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली यहाँ सेक्टर होता है, उसके बाद आपका एक्चुअली मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था विद रिस्पेक्ट टू द मौर्यन एम्पायर। मगध एम्पायर का लास्ट पार्ट छूटा हुआ था। हाँ, एक चीज़ मुझे और बताना है। महापद्मनंद जो माना जाता है जिन्होंने स्थापना करी थी नंदा डायनेस्टी की, इन्होंने बेसिकली हराया था आपके कानवास शिशुनाग को, ठीक है। और फिर माँ पद्मानंद माना जाता है कि उन्होंने विष कन्या की मदद ली थी और कालाशोक को उनको कालाशोक को असैसिनेट करवा दिया था। एंड इवेंचुअली महापद्मानंद कहते हैं, महापद्मानंद का माना जाता है कि इन्होंने, इनका जो महा है ये बेसिकली महावीर से जुड़ा होता है, और महावीर से जुड़ा होने का मतलब है कि बेसिकली जैनिज्म से जुड़े थे। पद्मा बेसिकली आपकी ओवरसी इनकी माँ का नाम था। एंड बेसिक नंदा जो था इनका ओवरऑल जाति गोत्र आप कह सकते हो। ये माना जाता है कि ये जो थे ये लोअर वर्णा के थे, और इनकी जो लोअर वर्णा के थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके फादर लोअर वर्णा के थे, उनकी माँ आपकी हायर वर्णा की थी, इसलिए काइंड ऑफ प्रतिलोम मैरिज था। और ऑब्वियसली बात है, हमें जो ये नेक्सस देखने मिलता है विद दैट ऑफ द प्रिस्टली क्लास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट कि हमें सिर्फ हिंदुज़म में देखने मिलता है, चाहे आप इस्लाम में देखो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में देखो, आपको हर एक जगह देखने मिलता है। जो भी प्रिस्टली क्लास होती है, दे ऑलवेज कम इन टू द नेक्सस विद द दोस्त जो कि पावरफुल बने। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो भी आपके पावरफुल लेवल है वो उनको ना सिर्फ प्रेस्टीज देंगे बल्कि उनको गिफ्ट्स, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट देंगे, और इन रिटर्न जो भी पावरफुल लोग होते हैं उनको उनकी लेजिटिमेसी मिल जाती है। ये चीज़ आपको यूरोप में भी देखने मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डार्क फेज, डार्क एज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ चर्च डिसाइड कर रहा होता है। वही चीज़ हमें इंडिया में देखने मिलता है। अगर अर्ली पीरियड में बात करें तो ब्राह्मण्स, लेटर पीरियड में बात करें तो काजीज़। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन जुड़ा हुआ है, ये हर एक रिलीजन में ऐसा होता है कि जो प्रिस्टली क्लास होते हैं वो अपने आप को एक ऐसे नेक्सस से बांध लेते हैं जहाँ पे वो ही हमेशा बेनिफिट में होते हैं, बाकी लोग नहीं। सो बेसिकली प्रतिलोम मैच था। और क्योंकि उनको जो आपकी पिछली क्लास में उन्होंने बोला, क्योंकि आपकी माँ की वरना हायर थी तो आपकी लेजिटिमेसी हम ग्रांट कर देते हैं, तो इस तरीके से पावरफुल थे। एक्चुअली महापद्मनंदा का ये था कि उनको क्षत्रियों से खासा नफरत था, इसलिए कई सारे राजा जो थे जो कि क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे उनको मार दिया था, कई सारे ब्राह्मणों को भी उन्होंने मार दिया था। एज अ काइंड ऑफ पावरफुल रूलर, क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक लोगों को मारा और अपना वर्चस्व बना के रखने की कोशिश करी। एंड उन्होंने कई सारे वेलफेयर काम भी किए थे। कई सारे राजा आते हैं महापद्मनंद के बारे में, पर उनके रेफरेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं। धनानंद लास्ट आते हैं जो ऑब्वियसली पावरफुल थे बट क्रूएल भी थे, ज़्यादा लोग उनको खास पसंद करते नहीं थे बिकॉज बहुत एक्सटॉर्शन करते थे पैसा लोगों से, और इतना एक्सटॉर्शन करते कहते लोगों को इवेंचुअली दे वोंट बी एबल टू मेंटेन इट एंड इवेंचुअली दे कमिट सुसाइड और इवेंचुअली दे डाई। और उसके बाद इनका असैसिनेशन होता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्य और विष्णुगुप्ता और चाणक्य, और इवेंचुअली आपकी नंदा डायनेस्टी खत्म होती है और मौर्यन एम्पायर शुरू होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे एंड हम उसके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं, सोर्सेज के बारे में बात करना है, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोसाइटी, रिलीजन के बारे में बात करना है, आर्किटेक्चर के बारे में बात करना है, ओवैसी राजाओं के बारे में बात करना है, उनके वॉर्स अगर उन्होंने कुछ किए तो बात करनी है, एंड इवेंचुअली उनका डिक्लाइन कैसे हुआ इनके बारे में हमें बात करनी है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो हम सबकी बात करेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, वो कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही वो होती है सर आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट इन टू एंटरटेन यू। आपको ऐसे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब में जो आपको एंटरटेन करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। सेकेंडली मैं आपको PDF क्यों नहीं देता हूँ, बिकॉज मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराऊँगा, ठीक है। स्पून फीडिंग मेरे को कराने का आपको कोई शौक नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है मत पढ़िए, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, ठीक है।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने नोट्स आप खुद बनाएं। सो यहाँ तक अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, शेयर करें ज़्यादा लोगों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले सेट की, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। हो सकता है कुछ दिनों तक मैं वीडियोस ना डालूँ, बट हाँ जितना मुझे जल्दी मिलेगा मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दूंगा। सो पढ़ते रहिए, तब तक जय हिंद।